Hello students, how are you? Let's start and continue the topic. To lecture number 3 we have completed the topics. We continue the Coulomb's law of force. Then after we will do the numerical. Then after we will start the Coulomb's law of force in vector form. So the Coulomb's law of force is F equal. This is the formula according to the Coulomb's law of force. Okay. Q1 and Q2 charges are placed at point A and suppose यहाँ पर Q1 की वैल्यू अगर आपको गिवन हो 2 कूलम और Q2 की वैल्यू अगर आपको गिवन हो 4 कूलम चार्जेस। अगर दोनों चार्ज की वैल्यू रखी हुई है आपके पास 2 कूलम 4 कूलम के बीच और डिस्टेंस r आपकी है सपोज 100 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करें, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 कूलम इंटू Q2 कितना है 4 कूलम। Q1 की वैल्यू कितनी है 2, Q2 वैल्यू कितनी है 4। पुट करेंगे r का स्क्वायर, r किसमें गिवन है 100 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको मीटर में पुट करना। कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 और ये 1 में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इजीली रहेगा। तो 8 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 8 इंटू 9 कितना होगा 72 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ये एक तरीके से आपका बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हालांकि क्वेश्चन इसलिए किया है कि कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स लास्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर आप इसका पढ़ रहे हैं कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना। कोई भी वैल्यू गिवन हो आपको इसमें पुट करना है वैल्यू के अंदर, फॉर्मूले के अंदर, और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हम करते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, if two charges are placed with a distance r, then after we reduce the charges up to half of the initial charges and also half distance between the both charges, then how force between both charges will be effected। ठीक है ना, चार्ज रखे हुए हैं, दोनों के बीच में अगर चार्ज की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हाफ करते हैं तो उसके बाद फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो ये चीज इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा चेकआउट कीजिए। पहले इनिशियली आपके पास फोर्स कितना होगा वो एक बार फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि दोनों के बीच डिस्टेंस को हाफ करने के बाद और दोनों की चार्ज की वैल्यू को हाफ करते हैं तो फोर्स पे क्या चेंजेस आएगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा F इनिशियली F कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, ये आपका इनिशियल F हो गया। उसके बाद क्या होगा, हम Q को हाफ कर रहे हैं तो नेक्स्ट डायग्राम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 और Q1 कितना है Q और Q2 कितना है Q, तो दोनों इक्वल चार्ज है। Q1 और Q2 बोथ आर इक्वल चार्ज, बट यहाँ पे भी क्या इक्वल चार्ज है, बट यहाँ चार्ज पहले से कितना हो गया हाफ हो गया। तो यहाँ फोर्स का अंदर जो चेंजेस आ रहा है तो चेंजेस वाले फोर्स को हमेशा क्या कंसीडर करेंगे F डैश ऑलवेज। तो F डैश इक्वल टू कितना हो गया K Q कितना होगा Q by 2 अगेन Q2 कितना है Q by 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच में r by 2 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस आपका r by 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो F डैश इक्वल टू कितना आ गया K Q और Q का स्क्वायर कितना हो गया Q का स्क्वायर एज इट इज 2 और 2 4, तो 4 अपॉन आ जाएगा इनटू 2 r by 2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर बाय 4, तो r का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 4 कहां चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या F डैश कितना हो गया आपका, F डैश कितना हो गया F डैश इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, जो किसके इक्वल है इनिशियल फोर्स के इक्वल है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल F, इसका मतलब F डैश इक्वल कितना है आपका F। ठीक है ना, तो इससे आपको ये पता पड़ता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में अगर चार्ज की वैल्यू को अगर
हाफ करते हो, डिस्टेंस भी अगर आप हाफ करते हो तो फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप चार्ज को एजिली रखते हो फिर डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो डिस्टेंस हाफ करते हैं फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ा दो न्यूमेरिकल पढ़ा है बेसिक, ठीक है ना। आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक बार चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स जो टॉपिक यहाँ पे ऐड हो गया, अब इसको आगे पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं तो इसकी स्केलर फॉर्म हमको पता होनी चाहिए। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स की स्केलर फॉर्म क्या है आपकी, स्केलर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। किस में, वेक्टर में आपको कन्वर्ट करना है। तो कोई भी स्केलर फॉर्म वेक्टर में कन्वर्ट कैसे होती है, विद हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो एफ डायरेक्शन आपकी एरो लगेगा क्योंकि वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फोर्स आपका कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, पोजीशन वेक्टर। q1 आपका कौन सी पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, r1 पोजीशन वेक्टर पे। q2 कहां पे रखा हुआ है, q2 रखा हुआ है r2 पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है ना। और q1 और q2 के बीच में जो वेक्टर बन रहा है वो कौन सा है, r12 वेक्टर बन रहा है, 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना। और फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है 2 पे फोर्स 1 के कारण हमने यहाँ पर कंसीडर करेंगे अभी। तो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण, उसको हम लिखते हैं 2 पे 1 के कारण। और जो 1 पे लग रहा है 2 के कारण उसको लिखते हैं 1 पे 2 के कारण, 1 पे 2 के कारण, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो F आप फोर्स कंसीडर अभी फिलहाल कर रहे हैं 2 पे 1 के कारण। तो 2 पे 1 के कारण जितना फोर्स आएगा 1 पे 2 के कारण भी उतना होगा फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, इसलिए दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों में से आप कोई भी एक फाइंड कर लो दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक फाइंड करते हैं, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R कौन सा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस मतलब 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। तो 1 2 के बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म स्केलर से वेक्टर कैसे कन्वर्ट होता है, विद हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आपका वेक्टर कौन सा है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इधर r12 वेक्टर में जा रहा है। तो r12 का यूनिट वेक्टर ही इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, r12 वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम वेक्टर कौन सा लेंगे, r12। तो r12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब इस यूनिट वेक्टर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो r12 यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा r12 वेक्टर अपॉन r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब इसको और भी आगे अगर एक्सपांड करना चाहे तो आप चाहो तो कर सकते हैं। 1 2 वेक्टर जो होता है 1 से 2 की तरफ, तो इसको फाइंड कैसे, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, 2 - 1। 11th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, r12 वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इस वेक्टर को लिख सकते हैं 2 - 1। अगर यहाँ पे 3 4 हो तो 4 - 3 करते हैं, तो 1 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r2 - r1 डिवाइड बाय r2 - r1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये इसके इक्वल, आप इसकी वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे एक चीज देखते हैं, दोनों जब दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो उस डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम r12 जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है r12 इक्वल टू हम किसके कर सकते हैं, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में बनने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है आपका। तो ये हो जाएगा r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम यहाँ पर r12 सिंपल फॉर्म भी रख सकते हैं, या फिर r12 डिस्टेंस के साथ की जगह पे आप ये भी रख सकते हैं, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर। अब देख यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये आपकी ये पुट करेंगे r12 वेक्टर अपॉन r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों में तो कोई भी एक रख दो और क्यूब हो जाएगा, तो हम क्यूब कर देते हैं इसको। तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आपका R12 वेक्टर।
ये आपका आया वेक्टर फॉर्म है, ये आपका फाइनल वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसको एक्सपांड करके भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब r12 वेक्टर की अगर वैल्यू पूछे पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में तो हम वो भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए r12 की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर r12 की वैल्यू पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1 वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये वाला पोजीशन वेक्टर। आप चाहो तो r12 वैल्यू r12 वेक्टर को डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट जो भी गिवन होगा आपको और ये पॉइंट जो भी गिवन होगा, ये पॉइंट माइनस आपको ये पॉइंट करना है, मतलब ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट आपको ये पॉइंट करना है, तो आपको r12 वेक्टर i j के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब जाके ये वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से वापस समझ में आ जाएगा। अधिकतर YouTube पे आप चेकआउट करना, किसी भी वीडियो पे आप देखेंगे तो मोस्टली वेक्टर फॉर्म को टॉपिक पढ़ा देते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत कम वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत ही बेटर तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और आगे इसका जो न्यूमेरिकल बेस होगा वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म अच्छे से, ठीक है ना। अब F12 आपके F21 आपके पास आया, F12 क्या होगा वो भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो F21 आपके पास ये आया, तो F12 आपके पास हो जाएगा, F12 आपके पास इक्वल टू, उसको देखकर लिखना है K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब है, तो यहाँ पर भी वही R12 का क्यूब रख दो या 2 1 का, क्योंकि 1 2 और 2 1 डिस्टेंस तो दोनों के बीच की रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 हमने यूज किया है, और 1 2 और 2 1 को डिस्टेंस के लिए यूज ना करो तो भी चलेगा, ठीक है ना, हम कर भी देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ 1 2 है, तो इसका ऑपोजिट ले लो, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 ले लो, 2 और 1 के बीच की चार्ज की वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ वेक्टर क्या आ जाएगा, वहां पे क्या है 1 2, 2 1 है तो यहाँ पर क्या है 1 2, तो 1 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका ऑपोजिट R21 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर कहाँ जा रहा था 1 से 2 की तरफ, 2 पे फोर्स लग रहा था, और ये वेक्टर किधर जाएगा 1 पे फोर्स, क्योंकि 1 पे फोर्स 2 के कारण ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर किधर जाएगा 2 से 1 की तरफ, डायरेक्ट हम ऑपोजिट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाला फोर्स आ गया। अब ये दोनों फोर्स आपस में क्या है इक्वल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दोनों फोर्स क्या है आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए हमने न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स लॉ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो कई बार आती है चीजें, तो क्यूब वाला फार्मूला कूलम्ब्स लॉ फोर्स का हमने स्क्वायर वाला पढ़ा था, बट यहाँ है क्यूब वाला फार्मूला, तो कंफ्यूज अपन को नहीं होना। अगर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहे तो देख सकते हैं आप, इससे कट कर दो, डायरेक्ट आप कर भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या स्क्वायर फॉर्म में सिंपल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। बट ऐसा अपन को करना नहीं है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म को पूरा अच्छे से करके हम स्केलर में लेकर आना पड़ेगा। तो किस तरीके से न्यूमेरिकल जो होता है उसमें फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वेक्टर फॉर्म में जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया उसको हम डायरेक्ट वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट करते हैं फोर्स को सॉल्व करके। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं। अभी हालांकि 5-6 साल से बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन पहले क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर वेक्टर फॉर्म के ऊपर न्यूमेरिकल, जो काफी टफ माना जाता है। बहुत अपने सिलेबस में भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी पूछा जाता है कई बार, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे न्यूमेरिकल आता है, जबकि आपको इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सॉर्ट आउट कराता हूँ इसके बेस न्यूमेरिकल। तो कूलम्ब्स लॉ फोर्स पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, ताकि वेक्टर फॉर्म आप थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया और न्यूमेरिकली आपको अच्छे से देखिए। न्यूमेरिकल आपका ये है, जो एक Q1 चार्ज Q कूलम्ब कहाँ पे A पॉइंट पर है, जो पॉइंट क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और 5, एक्स एक्सिस आपका 4, वाई एक्सिस आपका 5 है। यहाँ पर एक्स एक्सिस 4 से ज्यादा है 9 और वाई एक्सिस आपका 5 से कम है 3, और बी पॉइंट पर Q2 4 कूलम्ब चार्ज हमने प्लेस किया है। तो दोनों के वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर डायरेक्ट स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, स्केलर फॉर्म में नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो वो गलत माना जाएगा, इस तरीके से स्केलर फॉर्म में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो F21 फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो K Q1 और Q2 अपॉन R12, आप डिस्टेंस तो आप 1 2 वाले दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म क्या था R12 वेक्टर था, ठीक है ना। तो यहाँ अगर यहाँ वेक्टर है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, ये बात आपको पता है, ठीक है ना, हमने अभी पढ़ा था। अगर यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर कैप लगेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर को हमने पुट किया तभी तो यहाँ पर क्यूब आया और यहाँ पर वेक्टर बन गया, ठीक है ना।
तो इसको वैल्यू को पुट करो आप, तो F21 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 2 कूलम इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 4 कूलम, ओके, अपन में R12 का क्यूब। तो अब इन R12 के दोनों बीच की डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, 10th क्लास में फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट दे रखे हैं तो हम उसी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वेक्टर भी पुट करना है, ठीक है ना। तो वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे, और वेक्टर अगर फाइंड आउट करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे ना, वही तो डिस्टेंस होती है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस की जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल R12 इसका स्क्वायर क्यूब एज इट इज, R12 वेक्टर को एज इट इज रख देते हैं। अब R12 वेक्टर क्या है वो आप यहाँ पे फाइंड करो। R12 वेक्टर आपको फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर कभी भी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर फाइंड करना, तो इन शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूँ, कभी भी दो पॉइंट हो वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो फॉरवर्ड पॉइंट जो आगे वाला पॉइंट हो, वेक्टर की डायरेक्शन देखो किधर से किधर है, ए से बी की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन है, तो आगे वाला पॉइंट कौन सा बी वाला, पीछे वाला पॉइंट कौन सा ए वाला, ये एंड वाला पॉइंट है, ये आपके फॉरवर्ड आगे वाला पॉइंट है। तो फॉरवर्ड पॉइंट माइनस करना है ए पॉइंट, मतलब ए पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है बी से, ठीक है ना। तो 9 माइनस 4 करेंगे और 3 माइनस 5 करेंगे, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 क्योंकि x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 2 तो ये आपका वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो वेक्टर या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा जो यहाँ पुट करना है, तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। R12 इक्वल टू आया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करना है, आपको यहाँ पे पुट करना है। हमने वैल्यू को पुट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट किया, 4 और 2 को हमने 8 डायरेक्ट पुट कर दिया, और वेक्टर आपका जो ये था वो पुट कर दिया यहाँ पर। तो ये वेक्टर एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सॉल्व करने बैठूं तो इसका कॉम्प्लेक्स है 29 वगैरह सब सॉल्व करना होगा, तो आप डायरेक्टली आप इसको अभी फिलहाल आपको बताने के लिए मैं इसको कोई वैल्यू कंसीडर कर देता हूं। सपोज इसको सॉल्व करने पर कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो F21 सपोज इस पूरे को सॉल्व करने पर सपोज मेरे पास हमारे अपने पास कोई वैल्यू आती है 100, तो 100 के साथ क्या रखेंगे आप 5i माइनस 2j, ठीक है ना। अब ये मत सोचना सर इसको सॉल्व करने पर 100 कैसा है, 100 इसको सॉल्व करने पर 100 नहीं आएगा। हमने एक कंसीडर किया, इस पूरे को सॉल्व करने पर सपोज 100 आया, ठीक है ना, कंसीडर करना है। 100 सॉल्व करने पर नहीं आएगा, आएगा कुछ और, ठीक है ना। तो मैं आगे ये बता रहा हूँ कि आगे सॉल्व कैसे करना है। तो जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो हम पुट करेंगे। फिलहाल हमने 100 पुट किया है, अब इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी 100 हमने लिया, एक्चुअल में क्या आ रहा है आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 100 जो भी आएगा वो रखने पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 500 i माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 200 j, तो आपका F21 फोर्स कितना आया 500 i 100 2 माइनस 200 j, तो ये j। अब आपको ये वेक्टर फॉर्म फोर्स आया, स्केलर फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो फोर्स का, तो F21 इक्वल टू √500 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ध्यान रखना 500 200 ये कोई एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 100 डायरेक्ट वैल्यू कंसीडर की है ताकि अभी शॉर्टली अभी जल्दी हो सके, ठीक है ना। तो ये हो गया 500 स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। एक्चुअल पता करना तो आप सॉल्व करना, तो एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो 100 की जगह पुट करना और इसी तरह से सॉल्व करना जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, जो भी आएगा आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका न्यूटन होगा और वो आपका स्केलर फॉर्म होगा। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हुआ टॉपिक हमारा, और उसका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो हम ये टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म था। अब हम पढ़ते हैं एन सिस्टम ऑफ चार्जेस का कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। टॉपिक हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स फॉर सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, मतलब एन चार्जेस के साथ
हमको ये पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सपोज डैश क्यू एन तक पोजीशन वेक्टर फर्स्ट r1 q1 रखा, पोजीशन वेक्टर r2 पर हमने क्या रखा q2 n तक हमारे पास चार्जेस हैं। तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर जैसे कि उस पे था हमने कंसीडर किया था 2 चार्ज पे 1 के कारण, तो यहाँ पर भी कोई भी एक चार्ज लेंगे और उस एक चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है बाकी सभी के कारण, ठीक है ना। उस तरीके से वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो वो एक चार्ज कौन है उसको हम क्यूब मान लेते हैं पॉइंट। पी पॉइंट पर हमारा एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना, और उस चार्ज को हम क्यू पी भी कंसीडर कर सकते हैं। उस क्यू पी चार्ज पे सभी और चार्ज के कारण फोर्स कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। अगर ये कूलम्ब्स लॉ फोर्स फॉर एन सिस्टम चार्ज का समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फिर आईआईटी जेईई लेवल के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो होगी वो आप कर पाएंगे इजीली। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन P डी टू ऑल चार्जेस। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑन हमारा नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं किस पे, QP पे नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो QP पे पहले 1 के कारण लेते हैं, तो फोर्स P पे 1 के कारण वेक्टर फॉर्म। ये आपको समझ में नहीं आया तो वापस बता देता हूं। जब Q1 और Q2 दो चार्ज रखे थे हमने, तो हमने क्या किया था 2 पे फोर्स 1 के कारण, तो क्या लिखा था 2 पे 1 के कारण। आप जो भी कंसीडर कर सकते हैं, आप किसी और वीडियो में देखेंगे तो 2 पे 1 के कारण ऐसे भी ले सकते हैं 1 से 2, 1 से फोर्स आ रहा है 2 पे, तो 2 पे 1 के कारण ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप दोनों सही हैं, बट जो भी आप कंसीडर करते हो वो आपको लिखना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, ताकि टीचर को पता रहे कि आप क्या समझ रहे इसको। तो Fp1 जो आपका फोर्स P पे 1 के कारण, फिर P पे चार्ज जो है उस पे 2 के कारण भी फोर्स होगा, तो P पे 2 के कारण प्लस P पे 3 के कारण भी फोर्स होगा। ऐसे करते करते फोर्स P पे n चार्जेस के कारण होगा। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। F नेट इक्वल टू, अब इसका फॉर्म लिखते हैं जैसे कि 1 और 2 के बीच में लिखा था वैसा वैसा यहाँ पे पुट करना है। तो K आएगा, Q1 आपका आएगा, अब Q2 दूसरा चार्ज कौन सा है, दूसरा चार्ज P पे जो रखा है वो है, तो QP आएगा ना कि Q2 आएगा, ठीक है ना, QP आएगा अपॉन, अभी हम बात कर रहे हैं दो चार्ज के बीच में ये है, ठीक है ना, ये R1 और QP जो रखा है वो है RP पे रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, RP पे रखा हुआ है, ठीक है ना। QP चार्ज RP पे रखा हुआ है। अपन में वेक्टर किधर से किधर फोर्स P पे लग रहा है, तो 1 से P की तरफ वेक्टर जा रहा है, तो 1 और P के बीच में बात हो रही है। और यूनिट वेक्टर डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म जो Q के फॉर्म में है हमारे पास, और यहाँ 1 से P वेक्टर। आगे यहाँ तक समझ में आपको, ठीक है। प्लस इसी तरह से आपको P2 के बीच में लिखना है सेम वे, तो K P2 कौन से दो चार्ज है, एक तो 2 है और एक P है, तो Q2 और QP तो ऑलवेज रहेगा हर कहीं पे। अपन में डिस्टेंस किसके बीच हो रही है, कहां से कहां जा रहा है, फोर्स P पे, फोर्स कहां पे हो रहा है, P पे हो रहा है, किसके कारण 2 से, तो 2 से P की तरफ डायरेक्शन जाएगी वेक्टर की, 2 से P की तरफ, ठीक है ना। तो P पे फोर्स 2 के कारण, तो डिस्टेंस 2P हो जाएगी और वेक्टर आपका 2 से P हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस करते हैं फोर्स का क्या है आपका, ये वेक्टर फॉर्म आ गया ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया यहां तक। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं इसको, आगे कौन से सिंगल फॉर्म में कैसे करें इसको, तो समेशन फॉर्म में लिखते हैं। समेशन फॉर्म में कैसे लिखे, F नेट इक्वल टू, कॉमन क्या है वो बाहर ले लो, K आपका कॉमन है, Q भी आपका कॉमन है, और
अदर कोई कॉमन है नहीं, तो समेशन आपका, अब जो कॉमन नहीं है वो यहाँ पे रख दो अंदर, क्या है आपका Q1 Q2 Q3 ये n तक चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है वो अंदर रखना है समेशन में। तो 1 2 3 ये चेंजेस होते हुए n तक जा रहा है, 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 2 3 का चेंजेस आ रहा है वहाँ i लिख दिया, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट और लास्ट कहाँ तक जा रही है, i की वैल्यू 1 2 3 करते करते n तक, तो यहाँ n तक हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया Q1 हो गया। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर आके सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बट हमने इसको बाहर रखा है जो कॉमन है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई से कॉमन बाहर हो गया। अपन में क्या है ये वेक्टर, तो r सॉरी डिस्टेंस है, तो 3p 1p 2p 3p, तो 1 2 तो चेंज हो रहा है, p चेंज है, p फिक्स है, तो जहां 1 2 3 चेंज हो रहा है वहां i रख दिया, और जो p है वो एज इट इज, और इसका क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसके साथ वेक्टर है, वेक्टर क्या है 1p 2p 3p, तो 1p 2p जो 1 2 3 चेंज हो रहा है वहां i रख दो, तो r i p, और ये वेक्टर का एरो आएगा, ये आपका सिंगल फॉर्म हो गया फोर्स का, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस के कारण एक सिंगल चार्ज में फोर्स कितना हुआ वो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो इसी के बेस होगा, बट उसमें हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। क्यू, तो टोटल नेट फोर्स कितना होगा इस पे, इस सभी तीनों चार्ज के कारण वो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट लगेगा जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक सिंगल चार्ज पे बाकी अदर चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट देखिए, सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता, वैसे तो जीरो आंसर होगा फोर्स का, लेकिन आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ये तो वहां पे विद इन सेकंड 2 सेकंड में आपको सॉल्व करना होगा। तो वहां पे कैसे सॉल्व करते हैं कि इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है ना। ये दो फोर्स का रिजल्टेंट रहेगा ऊपर, और इस फोर्स, इस चार्ज का फोर्स इस पे लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये इसका आंसर इस तरीके से शॉर्ट में वहां पर पता करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसका आंसर जीरो बता सकते हैं। लेकिन जिसको पता नहीं हो तो सोचते रहेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको, और दूसरा अगर सीबीएसई मेथड के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको लॉन्ग मेथड से कई जने करते हैं बच्चे, बट मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट, तो देखिए इसको मेथड वाइज अपन समझते हैं कि फोर्स कैसे जीरो होगा। एक तो शॉर्ट जो मेथड था वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम फाइंड करते हैं, एक सपोज ए पॉइंट है यहाँ पर, बी पॉइंट है यहाँ पर, सी पॉइंट पर, और ये आपका पॉइंट है ओ। तो ओ पॉइंट पर ए के कारण, ए पे जो क्यू है उसके कारण फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑन क्यू, क्यू पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन क्यू, क्यू पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, ए पे जो चार्ज क्यू रखा है उसके कारण। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, F1 मान लिया, क्या मान लिया, F1। इसको F1 भी मान सकते हैं या फिर ऐसे मान सकते हैं O पे A के कारण, ये भी लिख सकते हैं जो आपने इससे पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो K एज इट इज, अब चार्ज आपके पास Q है और Q, दो चार्ज, डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी रहेगी, ये वाली OA। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी OA का स्क्वायर। अब OA का डिस्टेंस को आप अगर R ही कंसीडर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको R भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये R अगर डिस्टेंस है तो ये R भी कितनी होगी, डिस्टेंस R होगी, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी R होगी, और इसी के साथ ये डिस्टेंस भी क्या होगी R, क्योंकि ट्रायंगल के सेंट्रोइड पॉइंट पे ये चार्ज क्यों रखा हुआ है, और किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड में अगर कोई पॉइंट होता है तो वर्टेक्स पॉइंट से सेंट्रोइड तक की सारी डिस्टेंस क्या रहती है, इक्वल रहती हैं, तो R स्क्वायर रहेगा। अब आपके बुक में ये जो न्यूमेरिकल है एग्जांपल के फॉर्म में, वहां पे देखना है डिस्टेंस OA का कंसीडर किया हुआ है होगा, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं OA OB अपन ले, आप उसको R भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब यहाँ OA का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इजीली मेरे हिसाब से आप उसको OA तो लिख सकते हैं, बट आप उसको F1 ही कंसीडर कर दो, क्या कंसीडर कर दो, F1, ठीक है ना। और नेक्स्ट फोर्स B पे है, उसके कारण उस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फॉर्मूला जो फोर्स का होगा, दो चार्ज के बीच में लग रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब लॉ लगाना है आपको।
अभी फोर्स कहाँ लग रहा था, इन दो के बीच में, इन दो के बीच हमने बाद में करेंगे, पहले इन दो की, इसका फोर्स पे कितना है, इसकी बात की यहाँ पर, तो हमने क्या किया, कूलम्ब्स लॉ फोर्स लगाया इन दोनों के बीच। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक Q आता है, एक दूसरा Q2 आता है, तो Q1 हमारा यहाँ पर Q है और Q2 हमारा कितना है, Q। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको क्या करना है कि फोर्स आपका उसको F2 मान लेते हैं, तो ये फोर्स कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ, आगे की तरफ लग रहा है, ये आपका F1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को, तो ये इसको फोर्स किधर लगेगा, उस डायरेक्शन लगेगा, धक्का देगा, तो धक्का किधर देगा, इधर ऐसे धक्का देगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगा रहा है, धक्का इधर ही लगेगा, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इसको धक्का लगेगा इधर, तो ये फोर्स इधर लगेगा, इस फोर्स का नाम F2, तो हमने इसको F2 ले लिया, और Q2 अपॉन डिस्टेंस सेम रहेगी r का स्क्वायर, और ठीक है, यहाँ तो हो गया, ओके। इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है, कई जने इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर के सॉल्व करते हैं, बट उससे भी हो जाएगा, बट इजीली जो हो आप वही कर सकते हैं, ठीक है ना, वही आप कीजिए। थर्ड आपका फोर्स, अब यहाँ पर F1 F2 तो आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, दोनों फोर्स एक इधर जा रहा है, F1 F2 इधर, बट F1 F2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स क्या है वो हमको नहीं पता, तो पहले F1 F2 का फोर्स निकाल दो, चलो F1 F2 का रिजल्टेंट बाद में निकाल देते हैं, पहले C पे जो Q है उसका फोर्स इस पे कितना लग रहा है वो निकाल देते हैं, तो यहाँ रखते हैं QC, तो ये हो जाएगा F3, इसको F3 कंसीडर कर दो, इक्वल टू K Q R का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये थर्ड इक्वेशन। अब फॉर्मूला देखो, हर जगह 1 2 3 इक्वेशन सेम आ रही है, क्यों, क्योंकि K हर जगह सेम रहेगा, Q और Q भी हर जगह सेम है, और दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो तीनों क्या होंगे, इक्वल फोर्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं F, ये इजीली हमने इक्वेशन लिख दी, F1 F2 F3 F4 सॉरी F, ये चारों क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब F1 को हम F मान सकते हैं, F2 को भी F मान सकते हैं, F3 को भी F मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, अब F3 किधर लग रहा है, पहले ये देख लो, F3 नीचे की तरफ लग रहा है, इसी पॉइंट पर F3 नीचे की तरफ लग रहा है किसका, अब F1 F2 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, F1 F2 का रिजल्टेंट कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट कौन सा लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था यहाँ पर, क्योंकि पैरेललोग्राम की तरह ये दिख रहा है, एक पॉइंट से दो फोर्स अगर निकल रहे हो तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में होता है, यही तो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कांसेप्ट यहाँ लगाइए, तो फॉर्मूला लगाइए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये किसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा मैंने, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, F1 F2 क्या आपका दोनों F मान सकते हैं, और cos थीटा आप क्या मानेंगे, cos थीटा मतलब ये है, ये आपका दोनों के बीच का एंगल, अब ये दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करें, ये आपका कौन सा 60 डिग्री, ये आपका कौन सा 60 डिग्री एंगल, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 60, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहा है, इक्विलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, क्वाड्रिलैटरल में आमने सामने एंगल का सम कितना 180 होता है, ठीक है ना, तो ये 60, तो ये 180 में से 60 माइनस करेंगे, ये 120, तो दोनों बीच का एंगल कितना 120 आएगा यहाँ पर, तो F1 इक्वल टू आपका पुट करेंगे F1 F2 की वैल्यू कितनी F, तो ये F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F और F का स्क्वायर, तो 2F का स्क्वायर प्लस सॉरी 2F का स्क्वायर और cos थीटा कितना है 120 डिग्री, cos 120 कितना होता है माइनस हाफ होता है, कितना होता है माइनस हाफ, तो F12 आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 2F का स्क्वायर और 2F का स्क्वायर, ये 2F का स्क्वायर, ये भी 2F का स्क्वायर, तो ये हो गया 2F का स्क्वायर, ये भी आपका 2F का स्क्वायर, cos 120 कितना हो गया माइनस हाफ, तो ये गया माइनस हाफ, 2 से 2 कट माइनस हाफ का यहाँ आ जाएगा, तो अंडर रूट 2F का स्क्वायर माइनस आगे आ गया तो F का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर, 2F स्क्वायर में से 1F स्क्वायर माइनस हो गया, तो 1F स्क्वायर का रिमेनिंग रहेगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट, तो इक्वल क्या बचा F, इक्वल में क्या बचा F, तो F12 इक्वल क्या आया F, और F किसकी इक्वल है आपका, F आपका 1 और 2
दोनों के इक्वल है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी आपका F आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स भी F, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जस्ट F3 के ऑपोजिट में अपवर्ड, तो ये F12 कहाँ लग रहा है, अप साइड। तो दो फोर्स अभी आपके पास रिजल्टेंट दो फोर्स आ रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि ये भी F है ये भी F है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या लिख सकते हैं आप, F12 इक्वल टू एंड ऑपोजिट F3, ये दोनों इक्वल है ऑपोजिट है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब माइनस F3 को इस तरफ ले आओ और दोनों का समेशन क्या हो गया, ये आपका फाइनल फोर्स निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे मेरे को ये आपके लिए है सॉल्व करने के लिए, इसके बाद हम क्लास यही लास्ट ओवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ये यहाँ पर फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज QA एंड QB। तो QA और QB इन दोनों चार्ज का आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। ए पॉइंट पर जो Q चार्ज रखा हुआ है वो QA कहलाएगा, B पॉइंट पर चार्ज Q रखा हुआ है QB कहलाएगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल तब तक सॉल्व नहीं हो सकते आप, और कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप IIT पढ़ो, नीट पढ़ो, कोई भी आप पढ़ो, जब तक आपको फोर्स की डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आती कि फोर्स किस डायरेक्शन में कब जाएगा और किस तरीके से जाएगा। अब इस पे अगर नेट फोर्स की बात करें तो इन दोनों के बीच फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी और कैसे पता करें, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंट के तौर पर। इन दोनों के बीच की जब इस पे फोर्स लगने के बाद बारी होगी, जब इस पे फोर्स लगा इसके कारण, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। कई जने इसको नीचे की तरफ बताएंगे, ठीक है ना। क्यों, ऊपर क्यों हुआ, इसका कंसेप्ट क्या है, ये है कि दोनों के बीच में फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव वाला, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो फिलहाल तो बात हो रही है इसके ऊपर की, इसको कौन खींच रहा है, इसको कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है। खींचना किधर होता है, अपनी ओर, तो ये चार्ज अपनी और ये चार्ज अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस तरफ खींचेगा, तभी तो होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा, मतलब इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स होगा किधर, इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ इधर, क्योंकि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। अब दोनों के बीच फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव का मतलब एक दूसरे को धक्का देना। अब एक दूसरे को धक्का कैसे देंगे, अब ये इसको धक्का दे रहा है तो इस पे फोर्स की तो बात हो ही नहीं रही है, फोर्स इस पे बात हो रही है फिलहाल, तो इसका धक्का इस पे किधर लगेगा, इसका धक्का इस पे इधर लगेगा, तो फोर्स ये डायरेक्शन ये रहेगी। तो ये आप मान लो F1, ये मान लो F2, और इसका रिजल्टेंट कंसीडर कर लो FE। अब FE निकालो, पहले F1 निकालो फिर F2 निकालो, दोनों का लॉ पैरेलल यूज करके आप FE निकाल देना, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आपको B पे फाइंड करना है, इसका फोर्स इस पे किधर लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसको आप मान लो कुछ भी मान सकते हैं, B पे A के कारण आप BA मान लो बोले, ठीक है ना, या आप इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों इक्वली तो होंगे और ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना। और इसका फोर्स इसके ऊपर कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव का मतलब खींचना होता है एक दूसरे को, तो ये चार्ज इसको खींचेगा, किस तरफ, अपनी होगा, तो इधर फोर्स लगेगा इसके ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन ये है, इसका M पर ले लो। अब दोनों का रिजल्ट आपका ये हो गया FB मान सकते हैं आप रिजल्ट। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सेल्फ, ठीक है ना। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर आपका 4 है, लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और हमने न्यूमेरिकल भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चन जो IIT JEE और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग से हम वीडियो बनाकर उसमें आपको बहुत सारे सॉल्व पूरे कंप्लीट वीडियो हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड बनाएंगे, ठीक है ना। सो ओके बाय, आज की क्लास यही हम एंड करते हैं।